एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 301। प्रोफेसर डैनियल की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। उनकी आंखें दुख और दर्द से भरी हुई थीं। नियो ने ऐसा क्या सहा था कि वह कह सके कि वह उन चोटों के साथ ठीक है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि समय समाप्त हो गया है, नियो ने कहा। हम अगली बार मिलेंगे। प्रोफेसर डैनियल के इर्द गिर्द की दुनिया बदल गई। जब वह फिर से देख पाया तो उसने देखा कि नियो अनगिनत तड़पते कीड़ों और ऊंचे, हजार आंखों वाले खंभों से घिरा हुआ है। हर बार जब दृश्य बदलता था तो प्रोफेसर डैनियल केवल नियो को लड़ते हुए देखता था। वह अनुमान लगा सकता था कि हर बार जब वह पलक झपकाता था तो कुछ 100 साल बीत जाते थे उस घटना का नाम जहां उसके आसपास का दृश्य बार बार बदलता था। उसने नियो को कीड़ों से बमुश्किल लड़ने से लेकर उनके साथ बराबरी से लड़ने में सक्षम होते देखा। दृश्य एक बार फिर बदल गया। नियो अब भारी सांस ले रहा था। वह कीड़े की विशाल हिलती हुई लाश के ऊपर बैठा था। उसके पेट का एक हिस्सा गायब था। वह कांपते हाथों से अपनी चोट का इलाज करने में लगा हुआ था। बहुत दिनों से नहीं मिले, नियो ने प्रोफेसर डैनियल को देखकर कहा। उसकी आवाज़ कर्कश थी और उसकी मुस्कान फीकी लेकिन शांत थी। लेकिन प्रोफेसर डैनियल उसकी आंखों में अकेलापन देख सकते थे। सदियों तक अकेले रहने के बाद वह किसी भी तरह से समझदार नहीं था। नियो प्रोफेसर डैनियल के पास गया। उसकी हरकतें धीमी थीं, दर्द और थकावट से बोझिल। उसने अपनी तर्जनी को प्रोफेसर डैनियल के माथे पर दबाया और जैसे ही उसने अपना इरादा स्थानांतरित किया, उनके बीच ऊर्जा का एक उछाल बह निकला। इरादा विशाल ज्ञान से भरा हुआ था। प्रोफेसर डैनियल ने नियो की यादों के टुकड़े देखे, कैसे वह शैडो वर्ल्ड में आया था, कैसे वे माना के बच्चे की रक्षा करने में विफल रहे थे, कैसे एंजल ने सब कुछ नष्ट कर दिया था और कैसे नियो आखिरी जीवित इंसान बन गया था। जानकारी को पढ़ने के लिए अपना समय लें। हम अगली बार मिलेंगे तो बात करेंगे, नियो ने कहा। दृश्य फिर से बदल गया। प्रोफेसर डैनियल के आसपास का वातावरण शून्य में वापस पिघल गया। उनकी क्षमता किसी के भविष्य के टुकड़े देखने की थी। सटीक रूप से कहें तो उनकी आत्मा भविष्य में दिखाई देती थी और थोड़े समय के लिए लक्ष्य का निरीक्षण करती थी। फिर वह भविष्य में और आगे चली जाती थी, फिर से निरीक्षण करती थी। फिर वह और भी दूर चली जाती थी और फिर से निरीक्षण करती थी। ये कई चक्रों तक दोहराता रहता था। जब कौशल समाप्त हो जाता था तो प्रोफेसर डैनियल की आत्मा को उसके शरीर में वापस खींच लिया जाता था। वह अवलोकन अवधि की अवधि को नियंत्रित नहीं कर सकता था। परिणामस्वरूप नियो की स्थिति को पूरी तरह से समझने से पहले ही दृश्य बदलता रहा। दृश्य बहुत जल्दी झपकी देते थे। शुक्र है, नियो ने उसे गति में लाने के लिए इरादे का इस्तेमाल किया। प्रोफेसर डैनियल एक बंजर भूमि में दिखाई दिए। उनके पैरों के नीचे मिट्टी फटी हुई और बेजान थी। बैंगनी दरारों से भरी पिघली हुई चट्टानें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और हवा में एक हल्का कोहरा छाया हुआ था। जब उसके आसपास की विकृति शांत हुई तो उसने नियो को एक बार फिर लड़ते हुए देखा। वह अब कीड़ों के समुद्र और हजार आंखों वाले खंभों को पीछे धकेलने में सक्षम था। जब तक वह इस गति से मजबूत होता रहेगा, वह एक दिन एंजल से पृथ्वी को वापस पा सकता है। फिर भी प्रोफेसर डैनियल की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। उसके होंठ एक पतली रेखा में दबे हुए थे और खुशखबरी के बावजूद उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। उनका शैडो ट्रायल मैना के बच्चे को बचाने के लिए आया था। उसने अपने नीचे बड़बड़ाया सांस। माना का बच्चा, स्फिंक्स। असली नाम सेलेन कैलम। प्रोफेसर डैनियल को पता था कि वह कौन थी, नहीं वह। ये ज्ञान उसके दिमाग में एक अनचाहे सत्य की तरह घुस गया। यह एक बीमार मजाक की तरह लगता है, उसने खोखली आवाज में फुसफुसाया। आखिरकार प्रोफेसर डैनियल के लिए चीजें समझ में आने लगीं। उसने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों से ढक लिया और रहस्योद्घाटन के वजन के कारण अपने कंधों पर भारी दबाव महसूस करते हुए आहें भरने लगा। कुछ ही क्षणों बाद नियो ने अपने आसपास के सभी दुश्मनों को मार गिराया। आखिरी प्राणी के गिरते ही फटी हुई धरती पर खून के छींटे फैल गए। वह प्रोफेसर डैनियल के पास गया। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है, उसने पूछा। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन थकान से भरी हुई थी। मैं समझ गया, डैनियल ने जवाब दिया। यह अच्छा है। नियो ने अपनी तलवार घुमाई। काली तलवार ने जमीन पर खून के निशान छोड़े, इससे पहले कि वह धातु की क्लिक के साथ उसे म्यान में वापस कर देता। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन नहीं था कि हम मिलेंगे। तुमने मेरा भविष्य देखा, इससे पहले कि हम अतीत में आएं और दुनिया का अंत हो जाए। तकनीकी रूप से तुम्हें ये क्षण तब देखना चाहिए था। ये क्षण है। विरोधाभास ने तुम्हें मेरे भविष्य में भेजा, और चूंकि मेरा भविष्य यही दुनिया है, जब तक कि मैं नहीं जाता, मैंने भविष्यवाणी की थी कि तुम यहाँ आओगे। नियो ने कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि यह पूरी तरह से जुआ था। घटनाओं की समय रेखा बेशक उलझी हुई थी, लेकिन नियो को कोई परेशानी नहीं थी। इस तरह की घटनाएं विरोधाभास थीं। ये जानने की कोशिश करने जैसा था कि अंडा पहले आया या मुर्गी। तुम लोगों को अतीत में भेज सकते हो, है न?
नियो ने पूछा, मुझे तुम्हारी क्षमताओं का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि हम चाइल्ड ऑफ मैना को बचा सकें। प्रोफेसर डैनियल आत्मा के रूप में थे। वे नियो को अतीत में भेज सकते थे, लेकिन केवल सिद्धांत रूप में। मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्रोफेसर डैनियल ने कहा। मैं अब बहुत कमज़ोर हूं और तुम बहुत मजबूत हो। प्रोफेसर डैनियल की समय यात्रा ऊपर की ओर पत्थर फेंकने के समान ही काम करती थी। लोग कंकड़ थे, प्रोफेसर डैनियल फेंकने वाले थे, और नदी समय की नदी थी। प्रोफेसर डैनियल की ताकत यह निर्धारित करती थी कि वह कंकड़ को ऊपर की ओर समय में पीछे कितनी दूर तक फेंक सकता है। वर्तमान में वह बहुत कमज़ोर था। वह मुश्किल से किसी को 5 साल पीछे भेज सकता था, 1863 साल की तो बात ही छोड़िए। कंकड़ समय में पीछे भेजा गया लक्ष्य का वजन भी मायने रखता था। कंकड़ जितना भारी मजबूत होता था, उसे समय में और पीछे भेजना उतना ही मुश्किल होता था। साम्राज्य में कहानियां खोजें। अभी आप एक सभ्यता को मिटाने में सक्षम हैं। वह एक आदर्श है, प्रोफेसर डैनियल ने कहा। मैं किसी इतने शक्तिशाली व्यक्ति को समय में पीछे नहीं भेज सकता। जागृत या पौराणिक देवता, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन उससे बढ़कर कुछ नहीं। मैं वह नहीं हूँ जिसे आप समय में वापस भेजेंगे, नियो ने कहा। वैसे भी ऐसा करने से पहले मुझे यहाँ कुछ करना है। मैं बाद में आपसे बात करूँगा। इससे पहले कि प्रोफेसर डैनियल ये सवाल कर पाते कि उनका क्या मतलब था, उनके आसपास का दृश्य बदल गया। वह भारी वातावरण वाले स्थान पर दिखाई दिया। ऊपर घूमते काले बादलों के बीच से लाल बिजली चमक रही थी। बादलों को चीरते हुए आसमान से विशाल लाल तलवारें उतरीं। उन्होंने 1000 आंखों वाले खंभों पर प्रहार किया, ऊंची मुनी हुई संरचनाएं जो जीवित और प्राचीन दोनों लग रही थीं। प्रत्येक प्रभाव ने बाहर की ओर एक शॉकवेव भेजी। परिणामस्वरूप विस्फोट ने क्षेत्र को एक अंधेरी नरक में डुबो दिया, जिससे आसपास की हर चीज राख हो गई और हवा जलते हुए ओजोन और झुलसी हुई धरती की गंध से भर गई। दूर दूर तक तूफान से भरे आसमान के नीचे, जहां युद्ध के नगाड़ों की तरह गड़गड़ाहट हो रही थी, नियो 100 सिर वाले विशालकाय कीड़े से लड़ रहा था। हर टकराव से जमीन कांप रही थी। धरती पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैल गईं। दूर दूर तक पहाड़ों की चोटियां टूट गईं और शॉकवेव बाहर की ओर फैल गईं। प्रोफेसर डैनियल ने नियो और एंजल के बीच जो लड़ाई देखी थी, उसकी तीव्रता उससे कहीं ज्यादा थी। अगर पहले वे लड़ रहे थे, तो अब दोनों के बीच एक बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा था। नियो इतना मजबूत हो गया था कि उसने एंजल को पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उनके वार आसमान को हिला सकते थे और महाद्वीपीय परत को चीर सकते थे। मजबूत होते जाने के बावजूद नियो जीत से बहुत दूर था। उनके इर्द गिर्द तड़पते खंभे और कीड़े सभी एंजल के शरीर का हिस्सा थे। अगर नियो एंजल को हराना चाहता था, तो उसे उन सभी को मारना था। ये लगभग असंभव लग रहा था। ये जानते हुए उसने एंजल को वश में करने पर ध्यान केंद्रित किया। साम्राज्य के जरिए जुड़े रहें। दिव्य तलवारबाजी, 7वां रुख, टैनराइजिंग। नियो के ब्लेड से एक ऊर्ध्वाधर सफेद स्लैश निकला, जिसने युद्ध के मैदान को दिव्य प्रकाश के खंभे की तरह रोशन कर दिया। हमले ने धरती को चीर दिया, जिससे कई किलोमीटर गहरी खाई बन गई। लावा नीचे दूर तक बुदबुदा रहा था, जो रसातल को लाल रंग की चमक से रंग रहा था। नियो के पास प्रोफेसर डैनियल से बात करने का समय नहीं था। उसका ध्यान एंजल के साथ लड़ाई पर था। प्रोफेसर डैनियल के आसपास का दृश्य एक बार फिर बदल गया। इसके बाद उसने जो देखा वह लड़ाई का सिलसिला था, फिर भी आसपास का माहौल काफी बदल गया था। परिदृश्य पहचान में नहीं आ रहा था। कठोर लाल धातु से बनी विशाल तलवारें जमीन में धंसी हुई थीं। कुछ टूटी हुई थीं, कुछ नई लग रही थीं। आसमान हमेशा के लिए धूसर हो गया था और हवा जली हुई धरती और राख की गंध से भरी हुई थी। प्रोफेसर डैनियल अब यह नहीं बता सकते थे कि अवलोकन के इन क्षणों के बीच कितने साल बीत गए थे। हालांकि वह महसूस कर सकते थे कि नियो और एंजल दोनों बिना आराम किए लड़ रहे थे। न तो कुछ बोला, न ही पीछे हटा। उनका टकराव दो जंगली जानवरों की तरह था जो बेकाबू होकर लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई जारी रहने पर दुनिया कांप उठी। इसके बाद पूरी धरती टूट सकती थी। अचानक दृश्य फिर से बदल गया। अराजकता कम हो गई थी। अब आकाश दिव्य ऊर्जा से नहीं फटता था और न ही धरती अंतहीन रूप से कांपती थी। तीव्रता कम हो गई थी और दुनिया, हालांकि जख्मी थी, अब टूट नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि नियो और एंजल के बीच युद्ध आखिरकार अपने निष्कर्ष पर पहुंच रहा था। युद्ध के मैदान के खंडहरों के बीच से फुसफुसाती हवा से टूटते सन्नाटे में प्रोफेसर डैनियल ने नियो की आवाज सुनी। यह अंत है। आशीर्वाद का चौथा चरण, नरक का अवतरण। झुलसी हुई धरती से लाल रंग की जंजीरें फूटने पर जमीन कांप उठी। वे तड़पते कीड़ों और 1000 आंखों वाले खंभों की ओर बढ़े। जंजीरें उनके चारों ओर लिपटी हुई थीं, धातु के पीसने जैसी आवाज के साथ कसती जा रही थीं और उन्हें अथक बल के साथ नीचे की ओर खींच रही थीं। खंभे एक जोरदार धमाके के साथ गिर गए। उनके टुकड़े खून से लथपथ युद्ध के मैदान में बिखर गए। कीड़े चीखने लगे, फिर भी नर्क की जंजीरें नहीं टूटीं।
उन्होंने जाने नहीं दिया। नियो की आत्मा के भीतर एक नर्क था। आशीर्वाद के चौथे चरण ने उसे उस नर्क को वास्तविकता में प्रकट करने की अनुमति दी। उसने जंजीरों को मजबूर किया ताकि सब कुछ बंधा रहे। चून की कीड़े और 1000 आंखों वाले खंभे एंजल के शरीर के अंग थे, इसलिए उसे वास्तव में उसे वश में करने के लिए उन सभी को जंजीरों में जकड़ना पड़ा। जब एंजल धरती पर गिरा तो नियो चुप रहा। उसने चिल्लाया, उस पर शाप और जहरीले अपमान बरसाए। वह केवल हताश एंजल को देखता रहा। उसकी निगाहों में अवर्णनीय भावनाएं जल रही थीं। 2478 वर्ष। एंजल को वश में करने में उसे लगभग 2.5 सहस्राब्दी लग गए थे। आखिरकार उसने ऐसा कर दिखाया। नियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने उस पल का आनंद लिया। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो उसकी निगाहें अपनी सामान्य बर्फीली शांति पर लौट आई थीं। उसने एंजल को वश में कर लिया था, लेकिन वह जीत से बहुत दूर था। दुनिया अभी तक नहीं बची थी। प्रोफेसर डैनियल, नियो अपने गुरु के पास गया। मेरे लिए इंतजार करने के लिए धन्यवाद, उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। सब ठीक है। प्रोफेसर डैनियल के चेहरे पर ज्यादा भावनाएं नहीं दिखीं। उसकी हमेशा की तरह सख्त छवियां शांत बनी रहीं, हालांकि उसकी आंखों में चिंता के निशान थे। आखिरकार अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद वह शांत हो गया था। अगर वह नियो की मदद करना चाहता था तो उसे अपना सिर साफ रखना था। अब स्थिर सांस के साथ उसने पूछा, आप अतीत में किसे भेजने की योजना बना रहे हैं? मेरा इरादा, नियो ने उत्तर दिया। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी उंगलियां बीच में एक कोमल चमक के रूप में अलग हो गईं। उसका इरादा नाजुक, नाचते हुए सफ़ेद धागों के रूप में मूर्त रूप ले लिया, जो उसके हाथ के ऊपर धीरे धीरे बुनते और घूमते रहे। मैं अपनी तकनीकों और ज्ञान को इरादे में स्थानांतरित करूंगा, नियो ने जारी रखा। और हम इस इरादे को अतीत में भेज देंगे। जो कोई भी इस इरादे से मिलता है वह मेरी तकनीकों को विरासत में ले सकता है। नियो दुनिया को बचाने में विफल रहा और वह अतीत में वापस नहीं जा सकता था। लेकिन ये ठीक था, एक असफल नायक के रूप में उसके पास अनुभव का खजाना था। वह इसका उपयोग एक नए, उचित नायक को बढ़ाने के लिए करेगा। नियो की आंखें प्रोफेसर डैनियल पर टिकी थीं। मेरा उत्तराधिकारी वह होगा जो माना के बच्चे को बचाएगा। चुप्पी फैल गई। केवल एंजल के चिल्लाने और शापों की बौछार से उत्पन्न शोर हवा में बना रहा। यदि आप इस स्थानांतरण तकनीक का उपयोग करते हैं तो आप अपना ज्ञान और तकनीक खो देंगे। क्या यही कारण है कि आप अपने इरादे को अतीत में भेजने से पहले एंजल को हराना चाहते थे? प्रोफेसर डैनियल ने पूछा। वह स्थानांतरण तकनीक के बारे में जानता था। यह नियो को उसकी कड़ी मेहनत से अर्जित तकनीकों से वंचित कर देगा। प्रोफेसर डैनियल की चिंता को देखकर नियो मुस्कुराया। उसने अपना सिर हिलाया। मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा। अधिकांश लोगों का ज्ञान क्षणिक प्रेरणा से आता है, लेकिन मेरा ज्ञान मेरी तकनीकों को पूरी तरह से समझने से आता है। मैं आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। दूसरों के लिए ज्ञान प्राप्त करना लगभग असंभव था। उन्हें ज्ञान अचानक मिला। लेकिन नियो अलग था। तुम मेरा इरादा वापस भेज सकते हो, है न? नियो ने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... मैं कोशिश कर सकता हूँ। नियो के लिए अपने ज्ञान और महारत को खोना मायने नहीं रखता था। वह उन्हें आसानी से वापस पा सकता था। यह एक अच्छा विकल्प है। मजबूत बनने की जल्दी में मैंने बहुत कुछ खो दिया, नियो ने अपने जख्मी हाथों को देखते हुए सोचा। उसका लक्ष्य हमेशा सबसे मजबूत बनना था, और फिर भी वह अपनी शक्तियां दे रहा था। इसके पीछे एक कारण था। दोनों के बीच सदियों तक लड़ाई के कारण एंजल मजबूत होता गया। अगर एंजल की ताकत नहीं बढ़ी होती तो नियो उसे 2000 साल पहले हरा सकता था। एंजल की गति से मेल खाने के लिए उसे बहुत सारे समझौते करने पड़े। इससे वह गलतियां करने लगा जिससे उसकी नींव कमजोर हो गई। ये ठीक वैसा ही था जैसा कि उसके अंधेरे की अवधारणा के साथ था। सच्चे अंधकार की अवधारणा भावना की अवधारणा और पाथफाइंडर की अवधारणा से अधिक मजबूत थी। पाथफाइंडर बलिदान के बदले में उच्च अस्थायी आंकड़े देता था। इस अवधारणा का उपयोगकर्ता सब कुछ खा सकता था, लेकिन लाभ अस्थायी थे। क्या खाया गया था इस पर निर्भर करते हुए लाभ 30 से 500 आंकड़ों तक हो सकते थे। ये तब था जब उपयोगकर्ता विशेषज्ञ महारत सबसे कम पर था। विशेषज्ञ महारत पीक तक पहुंचने से आंकड़ा लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। भावना ने भावनाओं के बदले में कम स्थायी आंकड़े दिए। इस अवधारणा के उपयोगकर्ता केवल भावनाओं को खा सकते थे। कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ कम उस चीज से काफी अधिक था जो बिना अवधारणाओं के डार्कनेस उपयोगकर्ता सामान्य वस्तुओं को खाने से प्राप्त कर सकते थे। सच्चे अंधकार ने उपयोगकर्ता को कुछ भी खाने की अनुमति दी और आंकड़ा लाभ प्राप्त करने की संभावना बढ़ गई। लाभ प्राप्त करने की गति धीमी थी, लेकिन वे स्थायी थे, पाथफाइंडर के विपरीत, और उपयोगकर्ता के पास खाने के लिए अनंत चीजें थीं, भावनाओं के विपरीत। ये समझने के लिए पर्याप्त था कि सच्चा अंधकार भावना और पाथफाइंडर से बेहतर था। लेकिन अल्पावधि में सच्चा अंधकार सबसे कमजोर था।
नियो ने विश्व ऊर्जा के मार्ग पर आगे बढ़ने के दौरान इसी तरह की चीज़ों का सामना किया था और उसने कई गलतियां की थीं। लेकिन अगर मैं अभी सब कुछ दे दूं, तो मैं सब कुछ फिर से कर सकता हूं और सबसे मजबूत बन सकता हूं। आपको इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। प्रोफेसर डैनियल, नियो के विचारों से अनजान, ने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी भौहों में तनाव को प्रकट किया। तुम हार जाओगे। मैं कुछ भी नहीं खो रहा हूं। मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। नियो ने दृढ़ता से कहा। इसके अलावा मैं उन्हें आसानी से वापस पा सकता हूं। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हम इसके साथ भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। नियो की हथेलियों पर नाचते हुए सफ़ेद धागों की मात्रा बढ़ गई। उनकी चमक बढ़ती गई। ऊर्जा धीरे धीरे चटक रही थी, उसकी मुट्ठी में रेशम के जीवित धागों की तरह मुड़ रही थी। उसने अपने ज्ञान और महारत को उसमें डालना शुरू कर दिया। धागे हर उस तकनीक के साथ धड़क रहे थे जो उसने उसमें डाली। प्रोफेसर डैनियल नियो को बताना चाहते थे कि वह सब कुछ न दे। जब उसने देखा कि नियो की हज़ारों सालों की मेहनत इरादे की गेंद में गायब हो गई, तो उसका चेहरा और भी खराब हो गया। हालांकि नियो नहीं रुका। यह नियो ही था। वह हमेशा अपने विश्वासों के रास्ते पर चलता था। वह इसलिए मजबूत नहीं हुआ क्योंकि उसे थोड़ी ताकत खोने का डर था। ऐसा दिखना बंद करो। मैं सब कुछ नहीं दे रहा हूँ। मेरी वसीयत अभी भी मेरे पास है, नियो ने कहा जब उसने प्रोफेसर डैनियल के चेहरे पर ध्यान दिया। प्रोफेसर को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही बच्चे को मरते हुए देख रहा हो। उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सफ़ेद धागे एक दूसरे के चारों ओर लपेटने लगे, जिससे एक चमकता हुआ गोला बन गया जो लयबद्ध रूप से धड़क रहा था। आंकड़े, तत्वों की महारत, तलवार की तकनीक, ज्ञानोदय। नियो ने इसमें जितना हो सका उतना डाला। इंटेट की गेंद संघनित चमक के साथ फूलने लगी। जैसे ही उसने अपनी विश्व ऊर्जा को सीधे इसमें डालना शुरू किया, प्रोफेसर डैनियल ने उसे रोक दिया। इसमें ऊर्जा मत डालो। इससे इंटेंट का वजन बढ़ जाएगा और मैं इसे अतीत में वापस नहीं भेज पाऊंगा। अगर नियो ने इंटेंट में जो कुछ भी डाला था वह एक गोली थी, तो ऊर्जा बंदूक थी। दोनों को एक साथ रखने से यह एक शक्तिशाली डेमिगॉड से अलग नहीं होगा। या तो केवल ऊर्जा को वापस भेजा जा सकता था, या तकनीकों को। जब तक नियो ने काम पूरा किया, तब तक उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं। प्रोफेसर डैनियल ने अपने हाथ के ऊपर तैरती हुई सफ़ेद रोशनी की गेंद को देखा। कोई भी व्यक्ति जो उस चीज़ को विरासत में लेगा, वह ओवरचार्ज बैटरी की तरह फट जाएगा, यहाँ तक कि एसएसएस रैंक वाले भी। कोई इसे कैसे विरासत में लेगा? प्रोफेसर डैनियल ने उत्तर जानने के बावजूद पूछा। ऐसा तभी होगा जब वे मेरे इंटेंट को एक साथ विरासत में लेंगे। मैंने सुनिश्चित किया है कि ऐसा नहीं होगा। नियो ने केन की ट्रांसफ़र तकनीक को अपग्रेड किया था। परिवर्तन तकनीकों को एक साथ सब कुछ प्राप्त करने के बजाय चरण दर चरण विरासत में देने की अनुमति देंगे। यही है। क्या आप इसे वापस भेज सकते हैं? नियो ने इंटेंट की गेंद की ओर देखते हुए पूछा। इसमें उसकी सदियों की मेहनत समाहित थी। अब वह जो कर रहा था, वह अपने लिए एक बेहतर, मजबूत आधार बनाने और अतीत को ठीक करने के लिए एक आवश्यक कदम था। उसे यह करना ही था। उत्तर देने के बजाय प्रोफेसर डैनियल ने अपनी हथेली को इंटेंट की गेंद के ऊपर घुमाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, ध्यान केंद्रित किया। एक हल्की सी गुनगुनाहट कमरे में भर गई, जैसे कि गोले से ऊर्जा की लहरें निकल रही हों। तभी दुनिया हिलने लगी। जंजीरों से बंधा हुआ देवदूत आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। जंजीरें हिंसक रूप से हिल रही थीं, क्योंकि वह अपनी जकड़न से जूझ रहा था। अब जब नियो ने अपनी महारत और ज्ञान को खो दिया था और कमज़ोर हो गया था, तो वह इस अवसर का फ़ायदा उठा रहा था। क्या तुम ऐसा करना बंद कर सकते हो? नियो ने देवदूत से पूछा। तुम झूठ बोल रहे हो, देवदूत चिल्लाया। तुम एक नाटकीय कुतिया की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? ये जंजीरें कमज़ोर नहीं हुई हैं। अगर तुम ऐसा करने जा रहे हो, तो अपनी शक्तियों को ठीक से छोड़ दो। देवदूत को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने सोचा था कि वह बच सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नियो अभी भी काफ़ी मजबूत था। ये सुनकर प्रोफेसर डैनियल भी भौंचक के रह गए। उनकी एकाग्रता क्षण भर के लिए टूट गई। साम्राज्य के साथ कहानियां खोजें। यह इतना शाप क्यों दे रहा है? मुझे नहीं पता, नियो ने बड़बड़ाया। हजारों साल साथ रहने के बाद भी एंजल ने नियो के बोलने का तरीका नहीं सीखा था। बिल्कुल नहीं। और तुम चुप रहो, मैं बाद में तुमसे निपट लूंगा। नियो ने विश्व ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा दिया। उसने अपने अंदर के नरक में ऊर्जा स्थानांतरित कर दी, जिससे एंजल को बांधने वाली जंजीरें मजबूत हो गईं। इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति ऐसी चीजें थीं जिन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। उनके साथ नियो बिना किसी समस्या के विश्व ऊर्जा का उत्पादन कर सकता था। प्रोफेसर डैनियल ने इरादे की गेंद पर ध्यान केंद्रित किया। प्रकाश का गोला उसकी हथेली के नीचे मंडरा रहा था। मुझे लगता है कि मैं इसे वापस भेज सकता हूँ। हालांकि
ये सबसे अच्छा है जो हम कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं उस आदमी को देखूंगा जो इसे प्राप्त करता है और सुनिश्चित करता हूं कि वह मन के बच्चे को बचाए। प्रोफेसर डैनियल ने भौहें सिकोड़ी। नियो को पता होना चाहिए था कि प्रोफेसर डैनियल क्या कहना चाहते थे, फिर भी उन्होंने किसी और बात का जवाब दिया। अपना सिर हिलाते हुए प्रोफेसर डैनियल ने अपने समय तत्व का उपयोग करना शुरू कर दिया। एक फीकी आभा ने उन्हें घेर लिया, जिससे उनके आसपास का स्थान विकृत हो गया। उनकी आभा घनी होती गई, उस क्षेत्र पर दबाव पड़ने लगा जैसे कि हवा ने खुद ही समय के झुकाव का विरोध किया हो। अंतरिक्ष प्रोफेसर डैनियल के चारों ओर ढह गया। उसने इरादे की गेंद को पकड़ लिया। चूंकि सामान्य समय हेरफेर उस समय के लिए काम नहीं करेगा जिसे हमें कवर करना है, इसलिए मुझे लोड कम करने की आवश्यकता है। मैं इस दुनिया में मौजूद एक एंकर पॉइंट और टाइमलाइन का उपयोग करूंगा जहां उसे यह इरादा भेजना है, प्रोफेसर डैनियल ने कहा। आगे बढ़ो, नियो ने सिर हिलाया। दोनों जगहों पर केवल एक ही चीज मौजूद थी, वह था प्रोफेसर डैनियल। उनके शब्दों का मतलब था कि इरादा उनके अपने युवा स्व के पास दिखाई देगा। ये जानकर प्रोफेसर डैनियल की आंखों में उदासी और दुख दिखाई दिया। ऐसा मत करो, ये हम दोनों के लिए सबसे अच्छा है, नियो ने कहा, ये जानते हुए कि प्रोफेसर डैनियल की आंखों में दर्दनाक नजर क्यों थी। इरादे की गेंद के चारों ओर का समय विकृत हो गया। ये गायब हो गया और अतीत में फिर से प्रकट हुआ। अल्पविराम। देवताओं का योग। एक युवा लड़के के बेडरूम के ऊपर प्रकाश की एक गेंद तैर रही थी। बाहर हवा की नर्म फुसफुसाहट को छोड़कर कमरा शांत था। खिड़की से चांदनी छनकर आ रही थी। लकड़ी के फर्श और अस्त व्यस्त बिस्तर पर पीली धारियां डाल रही थी जहां लड़का लेटा हुआ था। प्रकाश की गेंद से अनजान लड़का शांति से सपनों के समुद्र में तैर रहा था। उसके गाल सूखे आंसुओं से सने हुए थे। उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे, मानो सपनों का समुद्र तूफानी दुर्स्वप्नों में बदल रहा हो। इरादे की गेंद लड़के की छाती में तैर गई। इसने अपने अंदर संग्रहित ज्ञान और तकनीकों को मुक्त नहीं किया। नियो की चेतना इरादे की गेंद के अंदर प्रकट हुई। जिस तरह वह अपनी चेतना को अपने और अपने इरादे के क्लोन के बीच विभाजित कर सकता था और दोनों को नियंत्रित कर सकता था, उसी तरह वह इरादे की गेंद के साथ भी ऐसा कर सकता था। यह एक खामी थी जिसका उपयोग नियो ये देखने के लिए करता था कि अतीत में क्या हो रहा था। उफ, यह मुझे ऐसा महसूस करा रहा है कि मेरा सिर फट जाएगा। नियो कराह उठा। इरादे की गेंद के रूप में वह भी केवल हिल सकता था। एम्पायर के जरिए अपडेट रहें। उसने अपने सामने के दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया। पर्दों से रिसने वाली पीली रोशनी से मंद रोशनी वाले एक साधारण बेडरूम में युवा डैनियल कैलम गहरी नींद में लेटा हुआ था। कंबल थोड़े उखड़े हुए थे और एक टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। नियो ने सोई हुई आकृति को घूरा, फिर अपना ध्यान इकट्ठा किया, अपनी इच्छा को आगे बढ़ाया और युवा डैनियल के दिमाग में इरादे के रूप में विचारों को एम्बेड किया। बाइंडिंग डिवाइन सिस्टम। डैनियल ने अपनी सांसों में बड़बड़ाते हुए अपना चेहरा थोड़ा सिकोड़ लिया। मुझे कुछ और मिनट सोने दो। बाइंडिंग डिवाइन सिस्टम। नियो द्वारा प्रक्षेपित इरादा डैनियल के दिमाग में प्रकट हुआ, इस बार और भी मजबूत। शब्द उसके विचारों की गहराई में फुसफुसाहट की तरह गूंज रहे थे, जिससे वह जाग गया। उसकी आंखें भ्रम में खुल गईं। मैंने कहा था मुझे सोने दो। खाली कमरे में इधर उधर देखते हुए उसकी आवाज़ धीमी हो गई। सन्नाटा छा गया। मुझे यकीन है कि मैंने किसी को सुना है। डैनियल ने भौहें सिकोड़ी, उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। वह बिस्तर के किनारे पर झुका, नीचे झांका जहां कुछ किताबें बिखरी पड़ी थीं। सेलेन, बाहर आओ, मुझे पता है कि यह तुम थी। किताबों और एक भूले हुए मोजे को छोड़कर बिस्तर के नीचे का हिस्सा खाली था। सन्नाटा गहराता गया, जो डैनियल के हिलने पर केवल लकड़ी के फर्श की हल्की चरमराहट से टूटा। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। दिव्य प्रणाली सफलतापूर्वक बंधी। मेजबान को नौसिखिया पैकेज उपहार में दिया गया है। वाह! डैनियल ने पीछे हटते हुए अपने दिल की धड़कन तेज कर दी। उसका पैर कंबल के किनारे से टकराया और वह लड़खड़ा गया, दीवार से टकराकर एक सुस्त धमाके के साथ। माथे को पकड़ते हुए उसके होठों से कराह निकली। दर्द से उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। वह क्या था? उसने अपना सिर रगड़ा। इस बार कमरे को और अधिक सावधानी से देखने पर उसकी सांस धीमी हो गई। पीली रोशनी में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर भी वह सतर्क रहा। सर्वनाश के बाद दुनिया अप्रत्याशित हो गई थी। राक्षस छाया में छिपे रहते थे और बिना किसी चेतावनी के खतरा प्रकट हो सकता था। क्या ये किसी राक्षस की आवाज़ थी? डैनियल ने सोचा। लेकिन मैंने कभी किसी राक्षस के बारे में नहीं सुना जो बोल सकता हो। नियो ने हल्के से ठहाका लगाया, ये देखते हुए कि प्रोफेसर डैनियल बचपन में भी कितने सतर्क थे। उसके दिमाग पर तनाव के बावजूद इस दृश्य ने उसे थोड़ा गर्म कर दिया। अपने दिमाग को दो समय सीमाओं के बीच विभाजित करना, एक भविष्य में, वर्तमान और एक अतीत में, उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे उसका दिमाग टूट जाएगा। लेकिन वह डटा रहा। एक बार फिर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने डैनियल की चेतना में इरादे के रूप में विचारों की एक और लहर भेजी।
इस बार उसने संदेश के साथ एक दृश्य इरादा जोड़ा। कृपया मेनू स्क्रीन की जांच करने के लिए स्थिति कहें। क्या बकवास है। डैनियल के सामने अचानक एक पारदर्शी नीली स्क्रीन दिखाई दी, जिसने उसके चेहरे को एक नर्म चमक के साथ रोशन कर दिया। उसने सहज रूप से अपना हाथ घुमाया, लेकिन ये हानिरहित रूप से स्क्रीन से गुजर गया। आप कौन हैं? डैनियल चिल्लाया। उसे लगा कि स्क्रीन एक राक्षस है। मैं दिव्य प्रणाली हूँ, होस्ट। नियो ने अपना अभिनय जारी रखा। एक बच्चे को दुनिया को बचाने के लिए कहना सरल नहीं था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि डैनियल मना कर देगा। एक सिस्टम की तरह काम करना, अपनी शक्तियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना और डैनियल के विचारों को दुनिया और उसकी बहन को बचाने की दिशा में निर्देशित करना बेहतर था, जिसे जल्द ही टाइफॉन द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इससे पहले कि टाइफॉन मन के बच्चे का अपहरण करने की कोशिश करे। सिस्टम, डैनियल ने बड़बड़ाया। उसने कुछ उपन्यास पढ़े थे जो उसे दीवारों के बाहर शहर की खोज करते समय मिले थे। एक सिस्टम कुछ ऐसा था जो नायक को प्राप्त होता था। यह एक धोखा था जिसने नायक को उपन्यासों में सबसे मजबूत बनने की अनुमति दी। मुझे ऐसा कुछ मिला है, डैनियल ने सोचा। उसकी चौड़ी आंखें स्क्रीन की हल्की नीली चमक को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी निगाहों में उत्साह का बुलबुला फूट पड़ा। हालांकि वह जल्दी ही अपनी भावनाओं में डूब गया और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि आप राक्षस नहीं हैं? यह आसान है, होस्ट। कृपया नौसिखिया पैकेज खोलें और पुरस्कारों का उपयोग करें। फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं राक्षस नहीं हूं। नौसिखिया पैकेज? डैनियल ने पूछा। उसे इसे प्राप्त करने के बारे में कुछ याद आया, लेकिन वह सो रहा था और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। नौसिखिया पैकेज खोलो, डैनियल ने बड़बड़ाया। ये सुनिश्चित नहीं था कि इसे कैसे खोला जाए। पाठ की पंक्तियां नियो के दृश्य इरादे से बनाई गई डैनियल के सामने दिखाई दी। नए पैकेज को खोलने के लिए बधाई। आपको प्राप्त हुआ है टाइम स्टॉप स्लिप X3, स्ट्रेंथ जोड़ 1, कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ 1। डैनियल के अंगों में शक्ति उमड़ पड़ी। उसकी छाती से गर्मी फैल गई, मानो उसके अंदर आग की लपटें जल उठी हों। उसका अस्तित्व का बीज शक्ति के प्रवाह से कांप उठा। नियो चिंतित नहीं था। उसने इंटेंट की गेंद के अंदर संग्रहित शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा डैनियल में स्थानांतरित किया, ध्यान से प्रवाह को रोकते हुए। वह जानता था कि बहुत जल्दी बहुत अधिक देने से लड़के को नुकसान हो सकता है। केवल धीरे धीरे करने पर ही डैनियल शक्तियों को अपना बना सकता था। डैनियल के लिए सौभाग्य से इंटेंट की गेंद उससे जुड़ गई थी। चूंकि यह अतीत में प्रोफेसर डैनियल को एक लंगर बिंदु के रूप में उपयोग करके प्रकट हुई थी, इसलिए ये केवल प्रोफेसर डैनियल के युवा स्व के आसपास ही मौजूद हो सकती थी। सेंट स्टेटस, युवा डैनियल ने बड़बड़ाया। डैनियल कैलम, स्तर 0, अनुभव 0/10, आंकड़े, ताकत 3, गति 1, निपुणता 4, संविधान 3, विशेषता, कौशल कोई नहीं, खोज कोई नहीं, आइटम टाइम स्टॉप स्लिप X3। ये आंकड़े अच्छे हैं या बुरे? डैनियल ने फुसफुसाया। डैनियल ने नौसिखिया पैकेज से एक ताकत का आंकड़ा और एक संविधान का आंकड़ा प्राप्त किया। अगर वह सिस्टम पर विश्वास करता है तो वह 5 मिनट पहले की तुलना में प्रभावी रूप से 30% अधिक मजबूत था। शायद मुझे जांच करनी चाहिए, डैनियल ने बड़बड़ाया। उसने कमरे के चारों ओर नज़र घुमाई। जैसे ही वह स्थानांतरित हुआ, लकड़ी का फर्श पैरों के नीचे चरमराया। उसने अपने तकिए के नीचे छिपा खंजर निकाला। खिड़की से आती चांदनी में ब्लेड की चमक फीकी पड़ रही थी। यह उसका पसंदीदा हथियार था जिसे वह नियमित रूप से शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। हालांकि उसने अभी तक किसी राक्षस से लड़ाई नहीं की थी। वह अपनी जुड़वां बहन के विपरीत एक अचेतन इंसान था और उसने उसे कभी राक्षसों से लड़ने नहीं दिया। यहाँ कुछ नहीं है, डैनियल ने अपनी सांस के नीचे कहा, खंजर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए। एक तेज सांस छोड़ते हुए उसने दीवार पर वार किया। ब्लेड आसानी से कंक्रीट में 1 इंच गहराई तक चला गया, जिससे छोटे छोटे टुकड़े फर्श पर बिखर गए। डैनियल दंग रह गया। वह निशान को घूरता रहा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इससे पहले वह इतनी आसानी से दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वाह, क्या ये सच है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। हाँ, होस्ट, आंकड़े आपकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। जब आप स्तर बढ़ाना शुरू करते हैं और मील के पत्थर तक पहुंचते हैं, तो आप कौशल अनलॉक करेंगे और बेहतर पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। बेहतर पुरस्कार? डैनियल ने पूछा। वास्तव में, होस्ट, तुलना करने के लिए जबकि आप अब एक मानव बच्चे के लिए मजबूत हैं, ये कुछ खास नहीं है। नए जागृत मनुष्यों की ताकत प्रति आंकड़े 10-15 से भिन्न होती है। अगर मैं आंकड़े हासिल करता हूं, तो क्या मैं जागृत मनुष्यों जितना मजबूत हो जाऊंगा? उसने उत्साह से पूछा। हाँ, होस्ट, आप लेवल अप करके भी एक जागृत इंसान बन सकते हैं। दिव्य प्रणाली का काम आपको स्वर्ग के नीचे सबसे मजबूत बनने में मदद करना है।
डैनियल को अपनी उत्तेजना को बलपूर्वक शांत करना पड़ा। उसकी सांस धीमी हो गई क्योंकि उसने स्थिर रहने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अच्छा हो या बुरा, सेलेन ने उसे हर चीज़ पर संदेह करना सिखाया था। तुम मेरी मदद क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। होस्ट का स्तर बहुत कम है। डैनियल ने सिस्टम के उद्देश्य, इसकी पहचान और इसके निर्माता की पहचान पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उसे उसी अस्पष्ट जवाबों के साथ मना कर दिया। उसने आह भरी और पूछा, तो मैं कैसे लेवल अप करूं? डैनियल, घर में एक जानी पहचानी चीख गूंजी। उसके कमरे का लकड़ी का दरवाज़ा जोरदार चरमराहट के साथ खुला। डैनियल जैसी लेकिन ज्यादा परिपक्व लड़की जल्दी से अंदर आए। उसके लंबे भूरे बालों ने उसके चेहरे को ढंक दिया था, जो उसके चेहरे से काफ़ी मिलता जुलता था। हालांकि उसका हाव भाव ज़्यादा आत्मविश्वासी था और उसकी उपस्थिति ज़्यादा प्रभावशाली थी। सेलेन और डैनियल जुड़वां थे। चूंकि वह जागृत थी, इसलिए उसका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ था। यही वजह थी कि वह एक ही उम्र की होने के बावजूद अपनी किशोरावस्था के आखिरी दौर में दिख रही थी। पड़ोसियों ने तुम्हें चिल्लाते हुए सुना। क्या तुम ठीक हो? एम्पायर से जुड़े रहें। उसकी आंखें दीवार पर गहरे घाव पर पड़ीं और उसके शब्द उसके गले में अटक गए। क्या तुमने ऐसा किया? मुझे लगता है, हाँ। कोई घर में घुस आया? नहीं, डैनियल ने घबराते हुए जवाब दिया, अपना वजन बदलते हुए। मुझे एक बुरा सपना आया और मैं वो। उसने सहज रूप से दिव्य प्रणाली के बारे में जानकारी छिपाई, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि इसे अभी के लिए गुप्त रखना ज़्यादा सुरक्षित है। बस इतना ही, ये सिर्फ एक बुरा सपना था। हाँ, सेलेन ने आह भरी। कमरे में तनाव गुब्बारे की तरह कम हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और उसके होठों पर एक थकी हुई मुस्कान आ गई। नीचे आओ, मैंने खाना बना लिया है। ठीक है। डैनियल ने उसे पीछे हटते हुए देखा क्योंकि वह सनकरे गलियारे में गायब हो गई थी। नीचे रसोई से प्लेटों की हल्की खनक गूंज रही थी। वे दोनों आयरन फोर्टिफाइड सिटी के अंदर एक किराए के घर में अकेले रहते थे, एक ऐसी जगह जो अपनी ऊंची दीवारों और सख्त सुरक्षा उपायों के लिए जानी जाती है। घर मामूली था, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं था। जुड़वां बच्चों के लिए नहीं जिनके पास उनके जैसे कोई अभिभावक नहीं है। डैनियल की तरह दीवार को नुकसान पहुंचाना उनके पहले से ही तंग जेबों पर भारी पड़ सकता था। उसने क्षतिग्रस्त दीवार पर नजर डाली। उसने बिना सोचे समझे उत्साह में अंधा होकर उसे काट दिया था। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तो उसे अपराधबोध होने लगा। सेलेन मेरी उम्र की ही है, फिर भी वह मुझसे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। उसने दीवार को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे डांटा भी नहीं। आह भरते हुए उसने तरोताज़ा होने का फैसला किया। तभी सिस्टम स्क्रीन सामने आई, जो उसके सामने हल्की चमक रही थी। ट्यूटोरियल क्वेस्ट, लेवलिंग अप। 10 EXP तक पहुंचने और लेवल अप करने के लिए एक राक्षस को मारें। पुरस्कार, ओवरक्लॉक कौशल, विशेषता जागृति। विशेषता जागृति। डैनियल को यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा पढ़ना पड़ा कि वह सपना नहीं देख रहा था। उसका दिल पहले से ज्यादा तेज धड़क रहा था। क्या मैं अपनी विशेषता जागृत करने पर जागृत नहीं हो जाऊंगा? हाँ, होस्ट नियो के लिए उसे बस डैनियल के अस्तित्व के बीज का अनुकरण करना था और यह डैनियल की विशेषता को जागृत कर देगा। उसने सीधे ऐसा करने के बजाय डैनियल को एक खोज दी। यह एक सिस्टम के रूप में उसकी छवि को मजबूत करने के लिए था। हुर्रे! डैनियल को इस पर यकीन नहीं हुआ। सिस्टम उसकी कल्पना से कहीं बेहतर था। जागृत मनुष्य कुलीन समूह थे। मनुष्यों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जागृत हो सकता था और वे सबसे अच्छे थे। उन्हें हर जगह राजाओं की तरह माना जाता था। दुर्भाग्य से गुणों का जागृत होना भाग्य पर निर्भर था। ऐसी अफवाहें थीं कि जीवन मृत्यु परिदृश्यों का अनुभव करने से भी गुण जागृत हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। मैं एक राक्षस को मारकर ही जागृत हो सकता हूँ। डैनियल को खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेनी पड़ी। उसे लगा कि आखिरकार उसका जीवन बदल रहा है। वर्तमान नियो का शरीर टूटने लगा। उसके बाएं हाथ का एक हिस्सा धीरे धीरे धूल में बदल गया, जो छोटे कणों में बिखर गया और राख की तरह बह गया। उसने घाव को फिर से भरने के लिए अपने आशीर्वाद का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके शरीर पर और भी चोटें लगने लगी, गहरे घाव और फैली हुई फ्रैक्चर, मानो वास्तविकता ही उसके अस्तित्व को अस्वीकार कर रही हो। तुम्हें रुकना होगा, प्रोफेसर डैनियल ने कहा, या कम से कम अपने इरादे से जुड़ना बंद करो जो मैंने अतीत में भेजा है, या तुम। उसने अपने शब्द पूरे नहीं किए, हालांकि उनका अर्थ स्पष्ट था। समय नियो को मिटा देगा। वर्तमान में नियो एक ही समय में दो अलग अलग बिंदुओं पर मौजूद था। नियो खुद वर्तमान में था और इरादे की गेंद के साथ अपनी चेतना को साझा करके वह अतीत में भी मौजूद था। यह एक विरोधाभास था। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो अलग अलग बिंदुओं पर मौजूद नहीं हो सकता। अगर नियो के पास शाश्वत कौशल नहीं होता जो उसे हर चीज के लिए 50% प्रतिरोध देता था और खुद विश्व ऊर्जा को जागृत करने के बाद एक आरोही होता, तो वह पहले ही मिट चुका होता। फिर भी
वह केवल प्रतिरोध ही कर सकता था। वह समय के प्रकोप से अछूता नहीं था। धीरे धीरे समय उसके अस्तित्व को मिटा रहा था। उसका शरीर धूल में मिल रहा था। सब ठीक है, नियो ने प्रोफेसर डैनियल से कहा। इतना कुछ भी नहीं है। नियो की आवाज़ कमज़ोर और अव्यवस्थित थी। कुछ भी नहीं है, तुम तो बोल भी नहीं सकते। प्रोफेसर डैनियल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। वह नियो को रोकने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि नियो जो कर रहा है उसे करना ही होगा। दुनिया को बचाने के लिए, अतीत को बचाने के लिए, नियो को अकेले ही बोझ उठाना था। नियो के शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं। हर दरार से जलन पैदा होती थी, लेकिन नियो ने एक भी शिकायत नहीं की। उसे ध्यान लगाना था, नहीं तो वह दोनों जगहों पर चेतना बनाए नहीं रख सकता था। समय का बीतना उसके लिए असमान हो गया। अगर वह एक पल के लिए भी ध्यान लगाना बंद कर देता, जबकि एक सेकंड वर्तमान में बीतता, तो एक घंटा या एक दिन भी अतीत में बीत सकता था। समय का अव्यवस्थित प्रवाह नियो के अस्तित्व को चीर रहा था। हालांकि नियो ने रुकने से इनकार कर दिया। बस थोड़ा और, उसने अपने दांत पीसते हुए सोचा। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि वह दुनिया को बचाए। नियो ने अपने जबड़े को कस लिया और विश्व ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा दिया, जिससे उसके ढहते शरीर को मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी। एक फीकी, लगभग अगोचर रोशनी ने उसे घेर लिया, जो तूफान में मोमबत्ती की तरह कमजोर ढंग से टिमटिमा रही थी। वह दुनिया को बचाने का काम एक बच्चे को दे रहा था। कम से कम वह उसके लिए वहां रह सकता था और उसका मार्गदर्शन कर सकता था। अल्पविराम। देवताओं का योग। डैनियल को दिव्य प्रणाली प्राप्त हुए 1 महीना बीत चुका था। उसके संदेह के विपरीत प्रणाली वास्तविक थी। उसने इसकी बदौलत अपने गुण को जगाया। उसकी ताकत से उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। टूटी हुई इमारतों में टुकड़ों की तलाश करने वाले एक मेहतर से वह एक शिकारी बन गया, जिसने गेट के बाहर राक्षसों को हराकर शहर की रक्षा की। मेरे पास ऐसा बेकार गुण क्यों है? डैनियल चिल्लाया जब वह सड़क से भागा। उसके पीछे राक्षसों की कतारें चल रही थीं। उसके चारों ओर का शहर फटे हुए डामर और टूटी हुई इमारतों का एक बर्बाद विस्तार था। धूल से भरी हवा और सड़न की बदबू। डैनियल कैलम साम्राज्य पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। स्तर 5, अनुभव 14/5000, आंकड़े, शक्ति 20, गति 21, निपुणता 23, संविधान 20, विशेषता समय से धन्य SSS रैंक, कौशल ओवरक्लॉक लव 3 I/Love 1 ड्रैगन डांस/Love 2। खोज कोई नहीं। आइटम टाइम स्टॉप स्लिप X2, हीलिंग स्लिप X3, इंस्टेंट किल स्लिप उपयोगकर्ता के स्तर से नीचे या उस पर एक लक्ष्य पर काम करता है X5। शॉप लेवल 10 पर अनलॉक होता है। डैनियल खुश था जब उसने एक SSS रैंक विशेषता को जागृत किया। ऐसा लग रहा था कि यह विशेषता उसे कुछ शक्तिशाली क्षमताएं प्रदान करेगी, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। यह एक घोटाला था, एक घोटाला। मुझे कुछ बेहतर दो। जैसे ही उसने चिल्लाया, उसके पीछे और भी राक्षस दौड़ने लगे। उनकी दहाड़ें टूटी दीवारों से टकरा रही थीं। टूटी हुई स्ट्रीट लाइटों के नीचे उनके मुड़े हुए रूपों की छायाएं लंबी हो गई थीं। उनकी संख्या सैकड़ों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। डैनियल का स्तर 5वें स्तर पर स्थिर हो गया था। यही वजह थी कि उसने आज सामूहिक रूप से स्तर बढ़ाने के लिए सिस्टम के कीमती पुरस्कारों में से एक का उपयोग करने का फैसला किया था। पहला कदम सैकड़ों राक्षसों को फंसाना था, जिससे वह बहुत निराश हुआ। एक गलत कदम और वह आज उनका नाश्ता बन जाएगा। आओ, मेरे पीछे आओ। डैनियल ने राक्षसों को चिढ़ाया। वह उन्हें एक संकरी गली की ओर ले गया। जैसे जैसे मार्ग संकरा होता गया, हवा ठंडी होती गई, दीवारें करीब आती गईं। सड़क के अंत में डैनियल अचानक रुक गया। वह मुड़ा और राक्षसों की ओर देखा। वे समुद्र की तरह उसकी ओर भाग रहे थे। उनके कदमों से जमीन कांप रही थी और उनकी आंखों में एक क्रूर नजर थी। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, भूख जल रही थी। जब निकटतम राक्षस डैनियल पर झपटने वाला था, तो उसने अपना मुंह खोला। टाइम स्टॉप स्लिप का उपयोग करें। टाइम स्टॉप स्लिप का उपयोग किया गया है। होस्ट का स्तर 5 है। टाइम स्टॉप अवधि 5 सेकंड। डैनियल को लगा जैसे कोई उसके कोर को निचोड़ रहा है और उससे जबरदस्ती मैना निकाल रहा है। इन टाइम स्टॉप स्लिप को सक्रिय करने की ऊर्जा कोई मजाक नहीं थी। यह मिनटों तक अपनी सांस रोके रखने जितना दर्दनाक था। हालांकि परिणाम इसके लायक था। राक्षस बीच में ही रुक गए। कुछ हवा में तैर गए, कुछ के जबड़े खुल गए। उनमें से कोई भी हिल नहीं सकता था। समय को डैनियल ने रोक दिया था। ये केवल राक्षस ही नहीं थे। 5 सेकंड के लिए केवल डैनियल ही दुनिया में चल सकता था। कौशल ओवरक्लॉक और ड्रैगन डांस/ को सक्रिय करें। डैनियल के कोर से एक शक्तिशाली लाल आभा फूट पड़ी, जिसने लाल रंग की चमक के साथ आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। ओवरक्लॉक लव 3 सक्रिय किया गया। होस्ट के आंकड़े 5 मिनट के लिए 3 गुना हो गए हैं।
सावधानी, कौशल अवधि समाप्त होने के बाद होस्ट के आंकड़े एक सप्ताह के लिए 50% कम हो जाएंगे। ओवरक्लॉक को काम करने के लिए नियो ने थोड़े समय के लिए डैनियल के अस्तित्व के बीज और कोर को बलपूर्वक मजबूत किया। इसने डैनियल को एक छोटा अस्थायी बढ़ावा दिया, हालांकि इसने उसके अस्तित्व के बीज और कोर पर बोझ डाला, जो कौशल अवधि समाप्त होने के बाद डिबफ का कारण था। ड्रैगन डांस / लव 2 सक्रिय। डैनियल के लिए दुनिया एक रंग की हो गई। वह राक्षसों की भीड़ के बीच से प्रकाश का एक रास्ता बुनता हुआ देख सकता था। जैसे जैसे वह वार करता गया, उसका शरीर अपने आप ही आगे बढ़ता गया, रेखाओं का अनुसरण करता गया। डैनियल इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वह राक्षसों के समूह के सामने से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। एक पल बाद डैनियल राक्षसों से बहुत पीछे दिखाई दिया। समय रुकने की अवधि समाप्त हो गई। राक्षस फिर से आगे बढ़ सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि डैनियल गायब हो गया है। हालांकि इससे पहले कि वे उसे पा सकें, उनके शरीर अचानक हजारों टुकड़ों में विभाजित हो गए और वे मर गए। हवा में खून की गंध भर गई। एक बार खतरनाक युद्ध का मैदान अब भयानक रूप से शांत था, जो केवल हवा की नर्म फुसफुसाहट से टूटता था जो डैनियल की लाल आभा के अवशेषों को ले जा रही थी। स्तर 3 ट्विन टेल स्कॉर्पियन मारा गया। एक्सपी जोड़ 3। स्तर 4 ब्लू टॉरस मारा गया। एक्सपी जोड़ 4। स्तर 5। स्तर डैनियल की आंखों के सामने अनगिनत स्क्रीन चमक उठी। आप स्तर 6 पर पहुंच गए हैं। मुफ्त स्टेट जोड़ 1। आप स्तर 7 पर पहुंच गए हैं। मुफ्त स्टेट जोड़ 1। आप स्तर 8 पर पहुंच गए हैं। मुफ्त स्टेट जोड़ 1। आप स्तर 9 पर पहुंच गए हैं। मुफ्त स्टेट जोड़ 1। आप स्तर 10 पर पहुंच गए हैं। मुफ्त स्टेट जोड़ 3। स्तर 10 पर पहुंचने के लिए बधाई। एक्सपी कन्वर्टर अनलॉक हो गया है। अब आप अपने एक्सपी का उपयोग कौशल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। शीर्षक अनलॉक हो गए हैं। दुकान अनलॉक हो गई है। स्तर बढ़ाने से अब चोटें और थकावट ठीक हो जाएगी। डैनियल की मुस्कान हर बीतते सेकंड के साथ और भी चमकदार होती गई। वह क्षण भर के लिए युद्ध की थकान भूल गया। टाइम स्टॉप और ड्रैगन डांस / का एक साथ उपयोग करने से शारीरिक रूप से थक जाने के बावजूद उसने हवा में मुक्का मारा। मुख्य खोज शुरू हो गई है। उसकी आंखें चमक उठीं और वह कान से कान तक मुस्कुराया। जब वह अविश्वास में स्क्रीन को देख रहा था तो उसकी पुतलियों में चमकता हुआ नीला इंटरफेस दिखाई दे रहा था। आखिरकार मुझे इतने लंबे समय के बाद एक खोज मिल रही है। उसकी आवाज़ खाली सड़क पर धीरे धीरे गूंज रही थी। केवल लाशें ही उसकी बकवास की गवाह थीं। पहले 3 ट्यूटोरियल खोजों के बाद से उसे कोई खोज नहीं मिली थी। उसके कौशल उन शुरुआती चुनौतियों से आए थे। उनके बिना वह अब तक दर्जनों बार मर चुका होता। वह सिस्टम द्वारा दिए गए कौशल की असली ताकत को समझ गया था। एक कौशल एक स्तर से भी ज्यादा मूल्यवान था, और एक नई खोज का मतलब एक नया कौशल था। मुख्य खोज, आपदा। विसंगति के पिता टाइफॉन ने आपकी बहन पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं, जो कि मन की संतान है। 1 महीने बाद उसके अधीनस्थ आपके स्थान पर पहुंचेंगे और आपकी बहन का अपहरण कर लेंगे। सेलेन को पवन के स्वामी चारिब्दी से बचाएं। पुरस्कार, लेवल अप स्लिप X3 पैरी कौशल, लेवल स्कैनर। क्या खुशी के बजाय खोज ने उसे गहरा सदमा दिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कोई मेरी बहन का अपहरण क्यों करना चाहेगा? डैनियल को नहीं पता था कि टाइफॉन कौन था, लेकिन उसे पता था कि विसंगतियां खतरनाक प्रकार के राक्षसों का नाम है। अगर टाइफॉन को विसंगतियों का पिता कहा जाता है तो उसे और भी ज्यादा खतरनाक होना चाहिए था। ऐसा कोई मेरी बहन को क्यों निशाना बना रहा है? उसके स्तर को ऊपर उठाने की खुशी की जगह नई चिंता ने ले ली। उस दिन से वह अपने स्तर को बढ़ाने के लिए लंबे समय तक शिकार पर जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने अपनी बहन से भिड़ने का फैसला किया। क्या तुम चाइल्ड ऑफ मैना के बारे में कुछ जानती हो? उसने उससे पूछा। सिस्टम के अनुसार उसकी बहन चाइल्ड ऑफ मैना थी। यह महत्वपूर्ण लग रहा था। दुर्भाग्य से डैनियल के लिए सेलेन चाइल्ड ऑफ मैना होने के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने पूछा कि वह उससे ऐसा कुछ क्यों पूछ रहा है, लेकिन उसने इस विषय को टाल दिया। कुछ दिनों बाद उसने अपनी बहन को किसी के द्वारा उसे निशाना बनाए जाने के बारे में बताने का फैसला किया। उसने इस पर हंसी उड़ाई, लेकिन इससे डैनियल और भी ज्यादा बेचैन हो गया। जब उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने अपने शहर के नेता से मदद मांगी। नेता एक दयालु व्यक्ति था। वह डी रैंक का था, शहर में सबसे मजबूत जागृति लाने वाला और शांत अधिकार वाला व्यक्ति था। उसने बचपन से ही भाई बहनों की मदद की थी। नेता के समर्थन की बदौलत ही वे अपने माता पिता के खो जाने के बाद एक घर किराए पर ले सके। उसका कार्यालय, जो प्राचीन नक्शों और घिसी पिटी किताबों से भरा हुआ था, डैनियल के अंदर महसूस किए गए तूफान के लिए लगभग बहुत शांत लग रहा था। नेता ने सेलेन की रक्षा करने पर सहमति जताई अगर कोई उस पर हमला करता। हालांकि डैनियल देख सकता था कि नेता ने भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। संक्षिप्त सिर हिलाना और आश्वस्त करने वाले शब्द खोखले लग रहे थे, जैसे कि उसके डर को अति प्रतिक्रिया के रूप में खारिज कर दिया गया हो।
मुझे बाहर से गार्ड किराए पर लेने की कोशिश करनी चाहिए। डैनियल ने एक भाड़े के सैनिक को काम पर रखने की कोशिश की। उसे इसके लिए पैसे की जरूरत थी, पैसे जो उसके पास नहीं थे। सर्वनाश के बाद उपभोग्य और विलासितापूर्ण सामान मुद्रा बन गए थे। समाज वस्तु विनिमय प्रणाली पर वापस आ गया था। पुरानी दुनिया की संपत्ति अब अर्थहीन थी। डैनियल के पास भाड़े के सैनिक को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने पिछले हफ्तों में बहुत सारे राक्षसों का शिकार किया था। उसने जो नुकीले दांत और पंजे इकट्ठा किए थे वे उसके पैक में हल्के से चमक रहे थे, लेकिन वे शायद ही पर्याप्त थे। इसके साथ वह अधिक से अधिक एक सी रैंक वाले जागृत व्यक्ति को काम पर रख सकता था, और यह उसकी बहन को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। सिस्टम, क्या मेरे लिए जल्दी से मजबूत होने का कोई तरीका है? स्तर ऊपर उठाना। अगर मेरे पास EXP होता तो मैं ऐसा करता। मैं पिछले 2 हफ्तों से लगातार राक्षसों को मार रहा हूं, लेकिन मैं स्तर 20 तक भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। डैनियल ने सिस्टम पर चिल्लाया। उसका गुस्सा कई घंटों तक बना रहा, फिर उसे लगा कि डर हावी हो गया है। सिस्टम, क्या तुम मुझे कौशल दे सकते हो? एक अच्छी खोज भी काम आएगी, उसने विनती की। हालांकि वह टाइफॉन के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन डैनियल को इतना समझ में आ गया था कि वह अपनी बहन को टाइफॉन और उसके अधीनस्थों से नहीं बचा सकता। वह कमज़ोर था। अरे, धिक्कार है। जब तक मुख्य खोज नहीं आए, वह 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि आखिरकार उसकी जिंदगी बेहतर होने जा रही है। सिस्टम उसके लिए दूसरों से ऊपर खड़े होने, ऊपर उठने का एक अवसर था। लेकिन ये सब एक भ्रम था। सेलेन, चलो भागते हैं, उसने अपनी बहन से टाइफॉन के अधीनस्थों के आने से एक दिन पहले कहा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका शरीर दबे हुए डर से कांप रहा था। डैनियल के लिए उसकी बहन ही उसकी दुनिया थी। वह सुबह जल्दी उठ गई थी और उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया था। वह उसे हर कीमत पर बचाना चाहता था। शांत हो जाओ, चलो पहले कॉफ़ी पीते हैं, सेलेन ने धीरे से कहा। जब उसने डैनियल के पीले रंग और उसके हाथों को बेचैनी से हिलते हुए देखा तो वह उसकी चिंता को हंसी में नहीं उड़ा पाए। दोनों भाई बहन अपने छोटे से मोमबत्ती की रोशनी वाले केबिन में लकड़ी की मेज पर एक साथ बैठे थे। कॉफ़ी की सुगंध बाहर से नम मिट्टी की गंध के साथ मिल गई थी, क्योंकि बारिश छत पर धीरे धीरे टपक रही थी। आधी रात की हवा भारी थी, जो अव्यक्त भय से भरी हुई थी। डैनियल सेलेन के साथ भागने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। साम्राज्य पर आपका अगला अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। उसने पिछले महीने में लगातार प्रशिक्षण लिया था, अपने शरीर को सीमा तक धकेल दिया था। सभी बाधाओं के बावजूद वह केवल 4 सप्ताह में स्तर 20 तक पहुंच गया। उसके प्रयासों ने उसे कई खिताब और दुर्लभ सिस्टम आइटम अर्जित किए थे। और फिर भी उसके दिल के कोने में वह जानता था, वह टाइफॉन को रोक नहीं सकता था। भागना उनके लिए एकमात्र विकल्प था। तभी घड़ी ने 12 बजाए। डैनियल को किसी विदेशी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हवाएं तेज हो गईं। उन्होंने बवंडर बनाए, कुछ ही सेकंड में शहर को तहस नहस कर दिया। जागृत लोग, उनके हथियार बनकर, सब कुछ 10 सेकंड में ही तहस नहस हो गया। एक समय में चहल पहल से भरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। धूल और मलबे ने हवा को भर दिया, जिससे बर्बाद सड़कों पर बची हुई जिंदगी खत्म हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि डैनियल को कुछ समझ में नहीं आया। एक चेहराविहीन मानव जैसा राक्षस, जिसका शरीर सफ़ेद था, तूफान से तबाह हुए आसमान से उतरा। राक्षस के पैर फटी हुई जमीन पर पड़े। उसने इधर उधर देखा, कुछ ढूंढ रहा था। जब उसने सेलेन को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राक्षस ने उसकी उंगली खींची। हवाएं तेज हो गईं। उन्होंने सेलेन को उठाया, जो घायल थी और बेहोश हो गई थी, और उसे मानव राक्षस के पास ले गए। रुको मम्मा, कोई जीवित है। हवाओं के अधिपति चिरबदिस को तब मज़ा आया जब उसने डैनियल की कमज़ोर आवाज़ को प्रतिध्वनित होते सुना। उसने मन के बच्चे को छोड़कर सभी को मारने के लिए पर्याप्त शक्ति का उपयोग किया था। मैंने नहीं सोचा था कि इतने पिछड़े क्षेत्र में सी रैंक का कोई जागृत करने वाला होगा। चिरबदिस की मनोरंजक और आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे डैनियल अपनी तलवार को सहारा के रूप में इस्तेमाल करते हुए उठा। उसके घावों से खून टपक रहा था, जिससे उसके नीचे की फटी हुई धरती पर दाग लग रहे थे। मेरी बहन को वापस दे दो। चिरबदिस ने मन के बच्चे को टाइफॉन वापस ले जाने में जल्दबाजी नहीं की। उसने डैनियल को दिलचस्पी से देखा, ये देखने के लिए उत्सुक था कि वह क्या करेगा। हीलिंग स्लिप का उपयोग करें। हीलिंग स्लिप का इस्तेमाल किया गया। डैनियल के भीतर से एक कोमल शक्ति फूट पड़ी। इसने उसके शरीर को घेर लिया। तूफान से काले आसमान के सामने हल्की चमक रही थी। उसके शरीर में गर्मी फैलने के साथ ही उसकी चोटें ठीक होने लगीं। शक्ति की कीमत ने डैनियल को ऐसा महसूस कराया जैसे कोई उसके कोर से मैना निचोड़ रहा हो। ये सी रैंक अवेकनर के लिए एक शक्तिशाली हीलिंग क्षमता है। आपकी विशेषता क्या है? मैंने कहा। डैनियल ने चिरबदिस के सवाल को नज़रअंदाज किया और उसकी ओर दौड़ा। मेरी बहन को वापस दे दो।
चैरिबडीस ने अपनी उंगली हिलाई और एक हवाई गोली निकली। संपीड़ित हवा ने डैनियल के पेट को छेद दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसके पेट में एक बड़ा छेद हो गया। डैनियल जम गया। उसने नीचे देखा, जहां उसका मांस कभी था वहां एक बड़ा घाव देखा। खून उसके फटे कपड़ों में भीग गया और बिखरी हुई जमीन पर जमा हो गया। क्या तुम इससे ठीक हो सकते हो? क्रिस्बडीस ने मजे से पूछा। धीरे धीरे डैनियल की आंखों से जीवन गायब हो गया। वह अपने अंतिम क्षणों में क्रिस्बडीस की ओर पंजे मारने की कोशिश करता रहा। उसकी कांपती उंगलियां खुरदरी, टूटी हुई मिट्टी में धंसी हुई थीं। हीलिंग स्लिप का इस्तेमाल करो, डैनियल ने कहने की कोशिश की। उसके फेफड़े नष्ट हो गए थे। दर्द के कारण वह शारीरिक या मानसिक रूप से बोलने में असमर्थ हो गया था। वह केवल संघर्ष कर सकता था, अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे सोचने की ज़रूरत है। हीलिंग का इस्तेमाल करो। उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी नाड़ी धीमी होकर फुसफुसाने जैसी हो गई। आखिरी सेकंड में डैनियल की आंखों के सामने एक चमकती हुई स्क्रीन दिखाई दी। होस्ट की सेहत बहुत खराब हो गई है। क्या आप हीलिंग स्लिप का इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ हाँ, एक उपचार शक्ति जो पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी, डैनियल के भीतर से फूट पड़ी। उसके शरीर में एक चमकदार सुनहरी ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसका दिल फिर से विकसित हुआ, उसके बाद फेफड़े, अंत, मांसपेशियां और त्वचा। प्रत्येक कोशिका प्रकाश के चमकते धागों से फिर से जुड़ गई। ओवरक्लॉक सक्रिय करें। ओवरक्लॉक लव 7 सक्रिय हुआ। होस्ट के आंकड़े 20 मिनट के लिए 7 गुना बढ़ जाएंगे। क्रिबडिस का आश्चर्य तब और बढ़ गया जब डैनियल के चारों ओर एक लाल आभा प्रकट हुई, जो कच्ची, अस्थिर ऊर्जा से चमक रही थी। साम्राज्य पर पढ़ना जारी रखें। EI/। डैनियल ने अपनी तलवार को म्यान में वापस रख दिया। जब उसने ब्लेड को एक ही तरल गति में खींचा तो दुनिया धीमी लगने लगी। स्टील हवा में साफ साफ कट गया। ब्लेड क्रिबडिस के शरीर पर लगी और ये टूट गई। टुकड़े कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गए, हवाओं के राजा की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ। हवा की एक बाधा उस जगह पर लहराई जहां हमला हुआ था, पूरी तरह से सुरक्षित। डैनियल स्तब्ध था, फिर भी उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। उसने अपने पैर पर घूमने के लिए स्लैश की गति का उपयोग किया। उसने मुड़कर क्रिबडिस पर एक किक मारने का लक्ष्य बनाया, लेकिन उसका शरीर उसे विफल कर दिया। उसकी ताकत खत्म हो गई और वह सिर के बल मिट्टी में गिर गया। क्या? डैनियल ने चाहे जो भी किया, वह हिल नहीं सका। थकावट का वजन उसके शरीर पर जंजीरों की तरह दबा हुआ था, उसे जमीन पर दबा रहा था। उसकी आंखें झुकने लगीं। यहाँ मत सो जाओ, अभी नहीं। 2 हीलिंग स्लिप्स, ओवरक्लॉक और EI/। का उपयोग करने के बाद, जिनमें से सभी ने उसके मूल से ऊर्जा को खत्म कर दिया, उसने खुद को पूरी तरह से खाली कर लिया था। वह अब और हिल नहीं सकता था। उसकी कांपती हुई उंगलियां कमजोर रूप से हिल रही थीं और उसकी सांस धीमी हो गई थी। अरे, पहले से ही थक गए हो? क्रिस्बिडिस मुस्कुराया। लगता है कि तुम खुद को ठीक करने के लिए किसी तरह के निषिद्ध मंत्र का उपयोग कर रहे थे और अब ये तुम्हारे लिए उल्टा पड़ गया है। हवाओं के राजा ने डैनियल में रुचि खो दी। आत्मविनाशकारी क्षमताएं कुछ खास नहीं थीं। वह डैनियल के सिर को कुचलने वाला था, लेकिन वह रुक गया जब उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। रक्त की तीव्र भावना चारिबिडिस पर बंद थी, जो हवा को भारी महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। राजा ने तेजी से चारों ओर देखा, रक्त की लालसा के स्रोत की खोज की। रक्त की लालसा चारिबिडिस को कांपने के लिए पर्याप्त थी। स्पष्ट रूप से, इसका मालिक उसे आसानी से हरा सकता था। क्या यह एसएसएस रैंक का जागृत करने वाला है? क्रोनोस, वह यहाँ क्या कर रहा है? वह भी चाइल्ड ऑफ मैना के पीछे होगा। जब वह रक्तपिपासा के स्रोत को खोजने में विफल रहा तो वह तेजी से भाग गया, इससे पहले कि रक्तपिपासा को विकीर्ण करने वाला कोई भी व्यक्ति चारिबिडिस को मार सके। स्टॉप! डैनियल केवल राक्षस को देख सकता था क्योंकि वह उसकी बहन को ले जा रहा था। मुख्य खोज विफल। कुछ क्षण बाद डैनियल बेहोश हो गया। नियो, जो रक्तपिपासा का स्रोत था, केवल आहें भर सकता था। वह सेलेन को बचाने के लिए डैनियल के शरीर पर कब्जा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इंटेंट की गेंद में तकनीकें थीं, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए कोई ऊर्जा स्रोत नहीं था। नियो को डैनियल के मैना का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता। नियो द्वारा एक भी तकनीक का उपयोग करने से पहले तनाव ने डैनियल को मार दिया होता। भले ही नियो ने डैनियल की जान की कीमत पर चारिबिडिस को मार दिया हो, लेकिन ये बेकार होता। अगर आज चारिबिडिस विफल हो गया तो टाइफॉन और राक्षस भेजता रहेगा। दूसरे शब्दों में, नियो को हमेशा से पता था कि आज माना के बच्चे का अपहरण किया जाएगा, और उनके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि वह डैनियल को मजबूत कर रहा था, लेकिन गति पर्याप्त नहीं थी। सेलेन का अपहरण ठीक उसी समय हुआ जब जैक और मैं इस दुनिया में आए थे। इसका मतलब है कि टाइफॉन के उसके दिमाग पर कब्जा करने से पहले उसे बचाने के लिए हमारे पास 8 घंटे हैं। नियो ने अपनी जीभ चटकाए।
अब माना के बच्चे को बचाना असंभव था। जैक और मैं इस समय रेखा पर भी नहीं आएंगे। जैक पहले ही शैडो वर्ल्ड छोड़ चुका है और मैं यहाँ हूँ। चूंकि एक समय में केवल एक ही समय रेखा मौजूद हो सकती है, इसलिए किसी भी समय में केवल एक ही व्यक्ति मौजूद हो सकता है। इसका मतलब था कि भविष्य के नियो और वर्तमान नियो की मुलाकात जैसी कोई चीज़ कभी नहीं होगी। अगर भविष्य का नियो अतीत में आता तो या तो अतीत का वास्तविक नियो मिट जाता या भविष्य का नियो अतीत के नियो के शरीर पर कब्जा कर लेता। इसका मतलब था कि नियो के पास इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ डैनियल था। कुछ दिनों बाद डैनियल की नींद खुली। वह एक टेंट के अंदर बने एक मंद रोशनी वाले मेडिकल रूम में था। हवा में जड़ी बूटियों और एंटीसेप्टिक की खुशबू फैल रही थी। जगह फुसफुसाती बातचीत की धीमी आवाज़ और घायलों की कभी कभार कराह से भरी हुई थी। टेंट के चारों ओर खाटों की कतारें लगी हुई थीं, जिनमें से हर एक पर घायल लोग बैठे थे। कुछ पर भारी पट्टी बंधी हुई थी, जबकि दूसरे बेहोश थे। खड़े मत रहो, तुम्हारी चोटें ठीक नहीं हुई हैं, नाज ने डैनियल से कहा, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। महिला ने खून से सना एक सादा सफ़ेद अंगरखा पहना हुआ था। उसका चेहरा दयालु लेकिन दृढ़ था। हम पड़ोसी शहर से हैं। हमारे स्काउट आपके शहर में तब आए जब उन्होंने मैना की वृद्धि का पता लगाया और फिर हमने पाया कि शहर नष्ट हो गया है। डैनियल नस की बात सुनने की स्थिति में नहीं था। उसका दिमाग धुंधला हो गया था और उसका शरीर कमज़ोर था, लेकिन उसकी छाती में दर्द उसकी चोटों से नहीं था। उसने चारों ओर देखा, कहा, मेरी बहन कहाँ है? क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? नज ने उन नामों की सूची देखते हुए पूछा जिन्हें उन्होंने बचाया था। सेलेन। नज ने अपना सिर हिलाने से पहले बढ़ती हुई भौं के साथ पृष्ठों को पलटा। मुझे खेद है, बचाए गए लोगों की सूची में सेलेन नाम का कोई नहीं है। अमांडा, आप उस मरीज से क्या कह रहे हैं जो अभी अभी जागा है? टेंट का पर्दा खुला और भूरे बालों वाला एक लंबा डॉक्टर अंदर आया। उसका चेहरा सख्त था क्योंकि उसने नर्स के हाथों से सूची छीन ली थी। उसने डैनियल की तरफ देखा। युवक, तुम अपनी बहन के बारे में बाद में पूछ सकते हो। अभी के लिए आराम करो, अपने आप पर ध्यान दो। डैनियल ने जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें उसकी आंखों के सामने चमकती स्क्रीन पर टिकी थीं। मुख्य खोज विफल। आप मन के बच्चे की रक्षा करने में विफल रहे हैं। आपातकालीन मुख्य खोज शुरू की गई। खोज विवरण: अवेकना एसोसिएशन या टाइटन्स में शामिल हों। पुरस्कार: वर्ल्ड टाइम स्पेल का ज्ञान। वर्ल्ड टाइम स्पेल। डैनियल ने खालीपन से पूछा। सेलेन को खोने के बाद उसका दिमाग सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसने सिस्टम से ये भी नहीं पूछा कि सॉवरेन ऑफ विंड्स के साथ लड़ाई के दौरान आखिरी समय में उसका शरीर क्यों विफल हो गया था। अतीत पर ध्यान देने के बजाय वह बस यही सोचता था कि सेलेन को कैसे बचाया जाए। होस्ट, यह एक ऐसा मंत्र है जो आपको अतीत में वापस जाने की अनुमति देगा। डैनियल का दिमाग घूम गया। केवल विशेष जागृतिकर्ता ही जागृति संघ और टाइटन्स में शामिल हो सकते हैं। आपके पास या तो एक शक्तिशाली विशेषता होनी चाहिए या कम से कम भी रैंक होनी चाहिए। मुझे जल्दी से मजबूत होने की ज़रूरत है। उसने खड़े होने की कोशिश की। उसके पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने उसके कंधे पर एक दृढ़ हाथ रखा। तुम कहाँ जा रहे हो? शिकार करने। उसे स्तर ऊपर करना था। सिस्टम के इनाम का मतलब था कि डैनियल अब अपनी बहन को नहीं बचा सकता था। ये संकेत देता था कि ऐसा करने के लिए उसे अतीत में वापस जाना होगा। डैनियल इस तरह के समाधान को स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, डॉक्टर की आवाज़ दृढ़ थी। जब डैनियल ने डॉक्टर के मना करने के बावजूद हिलने की कोशिश की तो डॉक्टर ने सख्ती से कहा, युवा, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम अपनी मौजूदा हालत में राक्षसों से लड़ोगे तो तुम मर जाओगे। तो मैं बस मर जाऊंगा। जब डॉक्टर ने डैनियल की आंखों में खालीपन देखा तो वह भौंचक्का रह गया। ये स्पष्ट था कि डैनियल की मानसिक स्थिति खतरनाक थी। डॉक्टर ने बल प्रयोग करने का फैसला किया। जब डॉक्टर ने जागते हुए उसके कमजोर शरीर को दबाया तो डैनियल खड़ा नहीं हो सका। उसने अपने दांत भींच लिए। हीलिंग स्लिप का इस्तेमाल करो, उसने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। अगर वह ठीक हो गया होता तो डॉक्टर उसे जाने से नहीं रोक सकता था। युद्ध या आपातकाल के बाहर हीलिंग स्लिप का इस्तेमाल करना उन्हें बर्बाद करना था, लेकिन डैनियल को अभी बाहर जाकर शिकार करना था। अगर वह मजबूत होना चाहता था तो उसे हर पल का इस्तेमाल करना था। नियो ने तुरंत जवाब नहीं दिया। हालांकि नियो ने डैनियल के लिए अपनी तकनीकों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि नियो और डैनियल की ताकत में बहुत अंतर था। नियो की तकनीकों ने डैनियल के शरीर, आत्मा, कोर और अस्तित्व के बीज को जला दिया। चारिबडिस के साथ लड़ाई के दौरान डैनियल का अस्तित्व का बीज लगभग फट गया था। अगर डैनियल धीरे धीरे नहीं बढ़ता तो उसके पास नियो की शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने का समय नहीं होता और शक्ति को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। मैंने कहा था कि हीलिंग स्लिप का इस्तेमाल करो। जब सिस्टम ने उसका जवाब नहीं दिया तो डैनियल चिल्लाया। नियो ने आह भरी।
हीलिंग स्लिप का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर की आंखों के सामने डैनियल की चोटें ठीक हो गईं। देखो, मैं ठीक हूँ। डैनियल मेडिकल टैंक से बाहर निकल गया। उसने दूसरों के चेहरों पर हैरानी भरी निगाहें छोड़ दीं। शहर छोड़ने के बाद डैनियल ने वह सब कुछ छोड़ दिया जो खुद को जीवित रखने के लिए ज़रूरी नहीं था। उसने सिर्फ न्यूनतम खाना खाया और सोया। उसका सारा समय और ध्यान राक्षसों के शिकार में चला गया। जैसे जैसे उसने और ज़्यादा ताकतवर राक्षसों का शिकार किया, शहर में उसकी ख्याति बढ़ती गई। एक अकेले शिकारी की अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल गईं। जितना वह सेलेन को बचाने के लिए दौड़ना चाहता था, उतना ही वह समझता था कि उसे पहले और मजबूत होना होगा। वह अकेले टाइफॉन को भी नहीं हरा सकता था। उसे अपने समर्थन के लिए और अधिक जागृत करने वालों की ज़रूरत थी। मुझे किसी संगठन में शामिल होने और उनका समर्थन पाने की ज़रूरत है। समय बीतता गया। 3 विसंगतियों को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद डैनियल विसंगति शिकारी के रूप में जाना जाने लगा। टाइटन्स और अवेकना एसोसिएशन ने उनसे संपर्क किया। इससे पहले कि वह कोई विकल्प चुन पाता, उसके सिर में एक आवाज़ गूंजी। डैनियल, ये सेलेन की आवाज़ थी। जानी पहचानी, टूटी हुई, कांपती हुई। मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, मैं यहाँ अकेला हूँ, ये दर्दनाक है। डैनियल ने अपनी भावनाओं पर लगभग नियंत्रण खो दिया। अगर सिस्टम की ठंडी आवाज़ उसके सिर पर पानी नहीं डालती तो वह उसी पल सवेज एक्सपेंस के लिए निकल जाता। अत्यधिक खतरनाक इकाई के घुसपैठ का पता चला। चेतावनी, चेतावनी, सिस्टम सुरक्षा तैनात कर रहा है। सभी विदेशी मानसिक हस्तक्षेपों को रोकना। तुमने ऐसा क्यों किया? यह मेरी बहन थी। होस्ट, ये तुम्हारी बहन नहीं थी। आवाज़ शायद उसकी हो, लेकिन क्या तुम वाकई सोचते हो कि विसंगतियों का पिता टाइफॉन उसे तुमसे बात करने देगा? ये टाइफॉन ही था जिसने तुमसे बात की थी। नियो की आवाज़ शांत और भावहीन रही। उसने समझाया कि टाइफॉन ने क्या योजना बनाई थी। टाइफॉन जागृतिकर्ताओं के बीच युद्ध शुरू करना चाहता था, उनके संघर्ष से ऊर्जा का उपयोग करके खुद को पूरी तरह से जागृत करना चाहता था। अगर तुम ये सब जानते हो, तो मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है? डैनियल ने सवाल किया। नियो ने जवाब नहीं दिया। मुझे बताओ। नियो चुप रहा। मुझे बताओ, डैनियल ने दहाड़ लगाए। उसके सामने एक अधिसूचना चमक उठी। आपातकालीन मुख्य खोज का इनाम वर्ल्ड टाइम स्पेल है। दूसरी दुनिया में उसकी बहन मर चुकी थी। ये ज्ञान उसके सीने पर असहनीय भार की तरह दबा हुआ था। उसे बचाने का एकमात्र तरीका समय में पीछे जाना था। यही सिस्टम उसे बता रहा था। डैनियल ने सिस्टम की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। वह अपनी बहन को बचाएगा। वह टाइटन्स में शामिल हो गया, अपनी बहन माना की संतान को बचाने की अपनी योजना के बारे में बताते हुए, लेकिन उसने सच्चाई को छिपाया। टाइफॉन का जागना। उसे डर था कि अगर टाइटन्स को खतरे की पूरी सीमा का पता चल गया तो वे मदद करने से मना कर देंगे। अगर मैं अपनी बहन को बचा सकता हूं तो मैं दुनिया को नष्ट होने देना पसंद करूंगा। यह पागलपन की हद थी, फिर भी वह उस संकल्प पर अड़ा रहा। नियो ने डैनियल के साथ टाइफॉन के मानसिक संबंध को तोड़ दिया था। इसके बिना टाइफॉन डैनियल के लिए स्टेटस स्क्रीन को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, ताकि यह साबित हो सके कि उसकी बहन माना की संतान का अपहरण कर लिया गया था और वह मुक्ति की गुहार लगा रही थी। नियो की टाइमलाइन में डैनियल ने अरेस को अपनी स्टेटस स्क्रीन दिखाई थी। हालांकि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डैनियल को संदेह था कि टाइटन्स मदद नहीं करेंगे क्योंकि वह ये साबित नहीं कर सका कि वह माना की संतान थी। हम माना की संतान को बचा लेंगे, क्रोनोस ने घोषणा की, जिससे डैनियल को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या? डैनियल की आवाज़ अविश्वास से कांप उठी। साम्राज्य के साथ अपडेट रहें। तुम मेरी बहन को बचाने में मदद करोगे, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकता कि वह मन की संतान है। मुझे तुम पर भरोसा है। इन शब्दों ने डैनियल को उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा प्रभावित किया। वह अब बच्चा नहीं रहा, अंधविश्वास पर विश्वास करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था। क्रोनोस के पास अपने कारण होंगे। फिर भी डैनियल को क्रोनोस से केवल यही स्पष्टीकरण मिला, मेरा अंतर्ज्ञान मुझे ऐसा करने के लिए कहता है। अवेकना एसोसिएशन और टाइटन्स के बीच संबंध और भी खराब हो गए। अवेकना एसोसिएशन ने डैनियल की बहन को बचाने में सहायता करने से इनकार कर दिया। वे टाइटन्स को ऐसा करने से रोकना चाहते थे, लेकिन टाइटन्स डैनियल के साथ खड़े थे। दोनों गुटों के बीच छोटी छोटी झड़पें हुईं। होस्ट, इससे टाइफॉन जाग जाएगा। सिस्टम के शब्द डैनियल की दृष्टि में ठंडे, चिकित्सकीय रूप से बने। डैनियल ने इसे अनदेखा कर दिया। नियो किनारे से देख रहा था, उसके हाथ बंधे हुए थे। जितना वह हस्तक्षेप करना चाहता था, ऐसा करने से डैनियल की जान जोखिम में पड़ जाती, और डैनियल के बिना नियो दुनिया को नहीं बचा सकता था। होस्ट, कम से कम वर्ल्ड टाइम स्पेल का निर्माण तो शुरू करें। डैनियल वर्ल्ड टाइम स्पेल बनाने के लिए सहमत हो गया। उसने क्रोनोस को जादू के घेरे का आरेख दिखाया। क्रोनोस हैरान रह गया।
डैनियल ने उसे जो मंत्र दिया वह बिल्कुल वही मंत्र था जिसे वह खुद बनाने की योजना बना रहा था, लेकिन पूरा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उनकी हरी गहराई में संदेह की एक चमक चमक उठी। आपको ये कहाँ से मिला? क्रोनोस ने पूछा। डैनियल ने सवाल टाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से जब क्रोनोस ने डैनियल की अनिच्छा देखी तो उसने इस पर और अधिक प्रयास नहीं किया। क्रोनोस ने मंत्र के निर्माण का आदेश दिया। चूंकि मंत्र का आरेख पहले से ही पूरा था, इसलिए इसे पृथ्वी पर अंकित करने में केवल 10 से 15 वर्ष लगने चाहिए थे। जादू के घेरे के लिए मन संवाहक धातुओं को इकट्ठा करने और जादू के घेरे को टिकाऊ बनाने के लिए समय की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए हजारों कुशल कारीगरों और जादूगरों के अथक प्रयासों की आवश्यकता थी। 15 साल नियो की बारी से काफ़ी कम थे। इससे पहले उन्हें वर्ल्ड टाइम स्पेल बनाने में 40 साल लगे थे। 4 महीने बाद टाइफॉन जाग गया। आसमान में अंधेरा छा गया क्योंकि क्षितिज पर एक अप्राकृतिक तूफान इकट्ठा हो गया जिसमें काली बिजली चमक रही थी। विसंगतियों के पिता ने पर्याप्त ऊर्जा एकत्र कर ली थी। टाइटन्स और अवेकनर एसोसिएशन को अपने मतभेदों को दूर करके हाथ मिलाना पड़ा। उनका गठबंधन ज्यादा कुछ नहीं कर सका। टाइफॉन को रूस और चीन पर विजय प्राप्त करने में केवल 3 सप्ताह लगे। धुएं ने हवा को रोक दिया क्योंकि पूरे शहर मलबे में तब्दील हो गए। उन देशों में रहने वाली 60% से अधिक आबादी का सफाया हो गया। बाकी लोगों को टाइफॉन ने राक्षसों में बदल दिया। एम्मा, रिया, परसिस, एथेना और अनगिनत उच्च रैंकिंग वाले अवेकनर मर गए। युद्ध के मैदान टूटे हुए हथियारों और खून से लथपथ लाशों से अटे पड़े थे। टाइफॉन बहुत शक्तिशाली था। अगर क्रोनोस और गया नागरिकों की रक्षा के लिए अपने स्टेशन नहीं छोड़ते तो और भी लोग मारे जाते। हालांकि जब गया ने विश्वकोर के साथ अपना निरंतर समन्वय बंद कर दिया तो दुनिया में हर जगह अनगिनत प्राकृतिक आपदाएं आई। तटीय शहरों को डुबोने वाली सुनामी, धरती को चीरने वाले भूकंप और आसमान को चीरने वाले तूफान। ऐसा लग रहा था कि दुनिया का अंत निकट है। राख ने आसमान को भर दिया और उम्मीद लगभग खत्म हो गई। अचानक टाइफॉन ने अपना हमला बंद कर दिया। विसंगतियों के पिता ने घोषणा की कि अगर मनुष्य उनके राजा के रूप में उनकी सेवा करेंगे तो वे उन्हें जीवित रहने देंगे। उसकी आवाज़ सभी मनुष्यों के मन में गूंज उठी। अपनी निष्ठा दिखाने और टाइफॉन के शासन में प्रवेश करने के लिए मनुष्यों को टाइफॉन को स्वेच्छा से उन्हें राक्षसों में बदलने देना होगा। इस खबर ने बचे हुए लोगों को आतंक और राहत दोनों दी। कुछ लोग रो पड़े, अपने प्रियजनों को डर से पकड़ लिया, जबकि अन्य निराशा से टूट गए, अंधेरे में आत्मसमर्पण करने पर विचार कर रहे थे। तो आप सभी जीवित हैं? क्रोनोस ने पूछा। वह कुछ बचे हुए उच्च श्रेणी के जागृतिकर्ताओं के साथ बैठक कर रहा था। माहौल गंभीर था। मंद रोशनी वाला कमरा नम मिट्टी की खुशबू और मरते हुए चूल्हे की हल्की चटकने की आवाज से भर गया था। ज़ियोस, क्रोनोस, डैनियल और मैं, बस इतना ही। गया ने पूछा। क्रोनोस, बाकी टाइटन्स कहाँ हैं? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप दोनों ही अकेले टाइटन बचे हों। बर्मुडा ट्रायंगल में शत्रुतापूर्ण एलियंस वाली दूसरी दुनिया का एक पोर्टल खुला। उसके शब्दों से हवा और ठंडी होती जा रही थी। हमें अपनी सेना को टाइफॉन और पोर्टल्स के बीच बांटना पड़ा, जिससे हमारी सेना को बांटने से हम कमजोर हो गए और हम दोनों मोर्चों पर हार गए। उसके शब्द क्रोनोस और डैनियल के आखिरी टाइटन्स बचे होने की बात कहने से अलग नहीं थे। उसने गहरी सांस ली। अरेस और अपोलो के बारे में क्या? क्रोनोस ने पूछा। चूंकि सनशाइन अभी भी जीवित है तो मैं मानता हूं कि अपोलो भी जीवित है। अभी के लिए हाँ, गया ने शांति से उत्तर दिया। अपोलो और अरेस एम्मा और अन्य लोगों को बचाने के लिए भेजे गए सुदृढ़ीकरण का हिस्सा थे। एम्मा मर चुकी थी, हालांकि अपोलो और अरेस की कोई खबर नहीं थी। तो अब क्या योजना है? क्रोनोस ने पूछा। उसने सभी को देखा, फिर उसकी नज़र डैनियल पर रुकी। डैनियल फटा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान थे। उसकी आंखों में एकाग्र भाव नहीं था। टाइफॉन के गुर्गों से लड़ते हुए उसे कुछ भयानक एहसास हुआ। राक्षस जागृतिकर्ताओं के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उनकी शक्तियां, कमजोरियां और यहाँ तक कि प्रभावी प्रतिकार भी। यही कारण था कि टाइफॉन की सेना ने उन्हें इतनी आसानी से पराजित कर दिया था। उनके पास सूचना का एक बड़ा लाभ था। सूचना, यह माना के बच्चे का डोमेन था। स्पष्ट रूप से टाइफॉन ने माना के बच्चे सेलेन से सूचना प्राप्त की थी। इसका मतलब था कि डैनियल की बहन मर चुकी थी। सिस्टम उसे सच बता रहा था। जिस सच को डैनियल वर्षों से अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था, वह अनदेखा करने के लिए बहुत भारी हो गया था। उसने एक व्यर्थ बचाव अभियान के लिए दुनिया के अंत का कारण बना दिया था। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ज़ियुस ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें वजन था। उसने शांत, शक्तिशाली नज़र से डैनियल को देखा। अब तक सभी जागृतिकर्ताओं को समझ आ गया था कि टाइफॉन उनकी लड़ाइयों से निकली ऊर्जा को इकट्ठा करके जाग गया था। उनके आसपास की तबाही ही इसका सबूत थी। लेकिन मैंने आप सभी से यह जानकारी छिपाई थी कि टाइफॉन ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। डैनियल की आवाज़ कांप उठी।
उसकी आंखें अपराधबोध से भरी हुई थीं। ज़ीउस ने अपना सिर मजबूती से हिलाया। मैं फिर से कहूँगा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। टाइफॉन हवा से और धरती से भी ऊर्जा इकट्ठा कर सकता था। अगर तुमने हमें चेतावनी भी दी होती और हम लड़ते नहीं, तो भी वह कुछ साल बाद जाग जाता। ज़ीउस ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, यह हमारी गलती है क्योंकि हम युवा पीढ़ी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। उसके शब्दों ने क्रोनोस को दूसरी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। उसका जबड़ा कस गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गैया ने अपने होंठ काटे। उसकी पन्ना जैसी आंखें दुख से धुंधली थीं। कमरे में मौजूद तीनों में से किसी ने भी डैनियल को उसके किए के लिए दोषी नहीं ठहराया। वे किसी करीबी को खोने के दर्द को जानते थे। वे समझ गए थे कि डैनियल ने अपने चुनाव क्यों किए थे। साम्राज्य पर विशेष कहानियां खोजें। उन्होंने खुद को दोषी ठहराया, इस तबाही को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होने के लिए। अचानक क्रोनोस ने चुप्पी तोड़ी। एक रास्ता है, उसने कहा। उसने सीधे डैनियल की ओर देखा। विश्व समय मंत्र, यह मुश्किल से 40% पूरा हुआ है, लेकिन अगर हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो हम अतीत में वापस जा सकते हैं और फिर से सब कुछ बदल सकते हैं। डैनियल की सांस रुक गई। उसकी आंखों में आशा की किरण जगी, लेकिन संदेह बना रहा। क्या आपको यकीन है कि यह काम करेगा? गैया ने सावधानी से पूछा। मुझे यकीन है, क्रोनोस ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। और अगर हम असफल हो गए, यह अभी जो हो रहा है उससे भी बदतर नहीं होगा। क्रोनोस के होंठ एक गंभीर, थकी हुई मुस्कान में बदल गए। हफ्तों में पहली बार गैया ने धीरे से हंसी, हालांकि आवाज में कड़वाहट थी। ठीक है, हम आपको मंत्र पूरा करने में मदद करेंगे। बिना एक और शब्द कहे क्रोनोस, गैया और ज़ीउस ने काम आपस में बांट लिया। मूल मंत्र लोगों को 30 से 50 साल पीछे भेज देता है। हमें टाइफॉन को रोकने के लिए सिर्फ 8 साल पहले वापस जाना होगा। मैं मूल मंत्र को आधार बनाकर एक नया विश्व मंत्र आरेख बनाऊंगा और इसके प्रदर्शन को कम करूंगा। चूंकि हमने प्रदर्शन को कम कर दिया है, इसलिए यह मंत्र की जटिलता को कम करेगा और इसके विफल होने की संभावना को भी कम करेगा। एक सरल मंत्र को पृथ्वी पर अंकित होने में कम समय और संसाधन लगेंगे, क्रोनोस ने कहा। मैं मंत्र को ऊर्जा आपूर्ति के लिए विश्व कोर से जोड़ूंगा, गैया ने कहा। मैं मंत्र को पृथ्वी पर अंकित करने का ध्यान रखूंगा, ज़ीउस ने कहा। क्रोनोस, मुझे पूरा स्पेल डायग्राम भेजने के बजाय जब भी तुम कोई भाग पूरा करो मुझे मैजिक सर्कल के भाग भेजते रहो। इससे हमारा समय बचेगा। सामग्री का क्या? हमें मन संचालन सामग्री की आवश्यकता है। पृथ्वी को ढकने के लिए पर्याप्त मन सामग्री कहाँ से लाओगे? क्रोनोस ने पूछा। मेरे पास अपने तरीके हैं। इसके बाद भारी चुप्पी छा गई। क्रोनोस ने ज़ीउस को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह समझ गया था कि ज़ीउस क्या योजना बना रहा था। अधिकांश राक्षस अब कभी इंसान थे, क्रोनोस ने कहा। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। मैं ये करूंगा, ज़ीउस ने उत्तर दिया। ज़ीउस चला गया। डैनियल असमंजस में देखता रहा। उसे समझ में नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, नहीं वह समझने की स्थिति में था। उसके विचार अस्त व्यस्त थे। फिर भी उसने फिर भी बात की। मैं भी मदद करूंगा। नहीं, तुम नहीं करोगे, क्रोनोस ने दृढ़ता से कहा। अपनी उंगलियों के झटके से उसके हाथ से एक हरे रंग की ऊर्जा की गोली निकली और डैनियल को लगी, जिससे वह समय में जम गया। डैनियल के लिए दुनिया रुक गई थी। वह सोच सकता था, वह गुजरते हुए पलों को महसूस कर सकता था, लेकिन वह हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, या यहाँ तक कि बूढ़ा भी नहीं हो सकता था। उसे क्रोनोस ने एक स्थिर समय की जेल में फंसा दिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? गैया ने संकुचित आंखों से पूछा। हमें उसकी रक्षा करने की जरूरत है, क्रोनोस ने जवाब दिया। गैया ने अपना सिर झुकाया। क्रोनोस ने उसकी उलझन को देखा और समझाया। अगर हम जादू पूरा कर सकते हैं तो हमें चुनना होगा कि किसे अतीत में भेजना है। स्वाभाविक विकल्प मैं हूं क्योंकि मेरे पास उच्च समय की महारत और प्रतिरोध है। लेकिन मैं 8 साल के प्रतिगमन से बच नहीं सकता। मैं इतना मजबूत नहीं हूं, उसने स्वीकार किया।